हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक साल का पूरा टाइमलाइन लेंगे और उस एक साल में जिस तरीके से जो जो चीज़ें होंगी हम उन्हें वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। हमारा साल शुरू होता है जनवरी से, ठीक है। जनवरी से हमने ये साल शुरू किया। जनवरी का महीना याद करिए, जनवरी का महीना होता है सर्दियों का टाइम, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और जनवरी में क्या होता है, जनवरी में आप याद करो अगर, तो जो दिन है, दिन बहुत छोटा होता है और रात बहुत बड़ी होती है। अगर इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए दिखाऊं, तो राइट हैंड से अगर मैं दिन को डिनोट करूं और लेफ़्ट हैंड से रात को डिनोट करूं, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। जनवरी के महीने में जो दिन होता है बहुत छोटा होता है और रात काफ़ी बड़ी होती है। दिन देखा जाए तो शायद 9 या 10 घंटे दिन होता है और रात 13 या 14 घंटे रात होती है। जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा सर्दी। अब जैसे जैसे फरवरी का महीना आता है तो दिन धीमे धीमे बड़े हो रहे होते हैं और रात धीमे धीमे कम हो रही होती है, ठीक है। इस वजह से गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है क्योंकि अब सूरज थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए चमक रहा है और यूं ही दिन थोड़ा सा बड़े होते जाते हैं, रात थोड़ी सी कम होती जाती है। तो फरवरी के बाद मार्च के महीने में एक ऐसा टाइम आता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जनवरी से शुरू हुआ था, दिन बढ़ रहा था, रात कम हो रही थी। होते होते मार्च में एक ऐसा दिन आया जब दिन और रात बराबर हो गए। दिन और रात बराबर यानी कि एग्जैक्टली 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। वो टाइम कौन सा होता है, तो अब दिन और रात बराबर हैं यानी कि क्या है, इक्विनॉक्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, जब बराबर दिन बराबर रात यानी कि इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स कब का इक्विनॉक्स, हम कौन से महीने में, मार्च के महीने में। और मार्च में क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। उस टाइम पे पेड़ों में नई पत्ती आ रही होती है, नए फल आ रहे होते हैं, नए फूल आ रहे होते हैं। तो हम मार्च 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 21 मार्च क्या होता है, इक्विनॉक्स। और कौन सा वाला इक्विनॉक्स, स्प्रिंग वाला इक्विनॉक्स। अब इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि होता क्या है 21 मार्च के आसपास। द ओवरहेड सन इज़ ओवर द इक्वेटर। जो ओवरहेड सन है आप देख रहे होंगे वो इक्वेटर के जस्ट 90 डिग्री पे होता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर। सो द इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम हीट। अब इस वजह से इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास वाला ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हीट ये एब्जॉर्ब करता है। द एंगल ऑफ द सन डिक्रीजेज एज वी गो टूवर्ड्स द पोल्स। हम जिस तरीके से पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सूरज का एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर सेम इन बोथ द हेमिस्फीयर्स एंड दे रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। इस पर्टिकुलर टाइम पे अब क्योंकि हमारी अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर है सन, ठीक है, तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर है सन, इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों जगहों पे दिन और रात बिल्कुल बराबर हो रही होगी। और क्योंकि अर्थ के इक्वेटर के ऊपर है सन, इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बिल्कुल बराबर सोलर रेडिएशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो दे रिसीव इक्वल सोलर रेडिएशन, इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। कब, 21 मार्च या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आफ्टर दिस डे it is spring in the north hemisphere where the day is longer than the night। इस दिन के बाद क्या होता है, अब जनवरी से दिन बड़ा हो रहा था, रात छोटी होती जा रही थी। अब हम आए 21 मार्च, इक्विनॉक्स। अब फितरत यही बरकरार रहेगी अपने मिनिमा या मैक्सिमा तक पहुंचने तक। तो दिन बड़ा हो रहा था, तो इसके बाद दिन बड़ा होगा, रात और छोटी होगी। तो अब क्या सीज़न आएगा, अब दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, ठीक है, और यूं ही कंटिन्यू करेगा। तो इस दिन के बाद क्या होता है, इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर वेयर द डे इज़ लॉन्गर दैन द नाइट। और ये तो रही बात नॉर्थ हेमिस्फीयर की। हम एक चीज़ खास ध्यान देने वाली बात है, हम जब ये सारे सॉल्स्टिसेस या इक्विनॉक्सेस, ये सीजन्स की बात करेंगे तो हम दुनिया को देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर की नज़र से, क्योंकि हम इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और ये जो कन्वेंशंस
जिन्होंने बनाए, ब्रिटिशर्स ने सारे कन्वेंशंस बनाए, वो भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, जितने मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस। इस वजह से हम दुनिया को देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर की नज़र से। नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है तो हम कहेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। लेकिन अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि नॉर्थ हेमिस्फेयर का जो मौसम होगा उसका जस्ट उल्टा हो रहा होगा साउथ हेमिस्फेयर में। तो 21 मार्च के बाद नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का मौसम होगा, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब वसंत ऋतु होगी तो साउथ हेमिस्फेयर में पतझड़ हो रहा होगा। इट इज़ ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर वेयर द नाइट इज़ लॉन्गर दैन द डे। नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा हो रहा है रात से, साउथ हेमिस्फेयर में रात बड़ी होगी दिन से, ठीक है। इस तरीके से चेंज होती हैं चीज़ें नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में। अब 21 मार्च में क्या था? इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर थे, ठीक। अब इक्विनॉक्स के बाद क्या होता है? अप्रैल का महीना। अब दिन थोड़ा सा और बड़ा होगा, रात और कम होगी। अब क्योंकि दिन रात से बड़ा है इस वजह से गर्मी बढ़ रही है। मई का महीना आएगा अप्रैल के बाद, दिन और बड़ा होगा, रात और कम होगी। और मई के बाद जून का महीना आएगा, उस टाइम पे दिन अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा और रात अपने मिनिमम पे चली जाएगी। अब क्योंकि दिन सबसे ज़्यादा टाइम हो रहा है मैक्सिमम पे है और रात अपने मिनिमम पे है, ठीक है, रात सबसे कम है, तो इस टाइम पे पूरे साल भर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो इस टाइम पे होगा क्या? सबसे पहली चीज़ ये क्या है? सॉल्स्टिस। दिन अपने मैक्सिमम पे है और रात अपने मिनिमम पे है। गर्मी अपने मैक्सिमम पे है और सर्दी अपने मिनिमम पे है, ठीक, सॉल्स्टिस। और ये कब का सॉल्स्टिस है? अब कब का सॉल्स्टिस है, किस नज़र से देखना है? नॉर्थ हेमिस्फीयर की नज़र से देखना है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अभी क्या हो रहा है? समर। तो जून में कौन सा दिन होता है? वो 21 जून। 21 जून को क्या होगा? सॉल्स्टिस, दिन मैक्सिमम, रात मिनिमम। और कौन सा वाला सॉल्स्टिस? हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की नज़र से देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जून के महीने में गर्मी का मौसम होता है, तो क्या होगा? ये समर सॉल्स्टिस। ऑन दिस डे द सन इज ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस टाइम पे सन ओवरहेड कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। अब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है ओवरहेड, तो इस वजह से वो मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और इस वजह से क्या होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस। अब क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर सॉल्स्टिस। जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पे गर्मियों का टाइम है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? सर्दियों का टाइम, वहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस चल रहा होगा। इस चीज़ पे आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है सॉल्स्टिसेस पे। द एंगल ऑफ द सन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। अब क्योंकि आप देख रहे हैं एंगल, जब आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता जा रहा है सूरज का एंगल। द लेंथ ऑफ द डे इज मैक्सिमम एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डे इज मैक्सिमम कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका उल्टा हो रहा होगा, वहाँ पे दिन सबसे छोटा हो रहा होगा, रात सबसे ज़्यादा बड़ी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस चल रहा है, ठीक है। वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ शॉर्टेस्ट इन द ईयर। अब चलिए मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। अगर एक पूरे साल भर का टाइम लिया जाए तो ये जो गर्मियों का टाइम होता है, ठीक है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, इस पूरे टाइम में अगर आप नोटिस करो तो सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है, और नॉर्थ पोल में अगर कोई आदमी होगा तो सूरज उसे हमेशा दिखेगा। अर्थ रोटेट कर रही है, बाकी पूरी अर्थ में दिन और रात हो रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल में अगर कोई होगा तो उसे हमेशा सूरज दिखाई देता रहेगा लगातार 6 महीने तक। अब क्योंकि लगातार सूरज दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कि दिन हो रहा है। तो इस वजह से नॉर्थ पोल में लगातार 6 महीने दिन होता है, लगातार 6 महीने सूरज उन्हें दिखाई दे रहा होता है। और जस्ट इसका उल्टा हो रहा है साउथ पोल में। अभी अगर कोई साउथ पोल में हो
तो उससे सूरज नहीं दिखाई देगा। और कब तक नहीं दिखाई देगा, ये पूरा जो टाइम होगा 4-6 महीने का टाइम, इस पूरे टाइम में तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब रात हो रही है। और रात होगी लगातार 4-6 महीने तक। तो जो अर्थ के जो पोल्स हैं वहाँ पे 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होती है। अब अगर आप ये चीज़ थोड़ा महसूस करने की कोशिश करो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्कटिक सर्किल में एक पूरा जो दिन होता है वो एक दिन कैसा महसूस होता है। सन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक स्लांटेड एंगल पे है और चारों तरफ अर्थ के घूम रहा है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि यार यहाँ पे 24 घंटे सूरज निकल रहा है, तो यार 24 घंटे सूरज निकल रहा है तो यहाँ पे गर्मी क्यों नहीं होती, नॉर्थ पोल में इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतनी ज़्यादा ठंडक क्यों होती है, और यही हाल साउथ पोल में भी, वहाँ पे गर्मी क्यों नहीं होती। तो उसका रीज़न है कि मैंने जैसे 2 फैक्टर्स बताए थे, सूरज कितनी देर निकलेगा और सूरज की रोशनी किस एंगल पे पड़ रही है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सूरज बहुत ज़्यादा स्लांटेड एंगल से रोशनी आ रही है सूरज की, इस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अर्थ पोल्स में, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। तो इस वजह से वहाँ 6 महीना दिन होगा, 6 महीना रात होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट इन द आर्कटिक सर्किल while there is 24 hours of night in the Antarctic सर्किल। इस टाइम पे हम किस टाइम की अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में इस टाइम पे 24 आवर डे लाइट हो रहा है, कहाँ पे, आर्कटिक सर्किल में। आर्कटिक सर्किल यानी कि नॉर्थ पोल, और साउथ पोल में यानी कि जो एंटार्कटिक सर्किल है वहाँ पे लगातार रात हो रही है, यानी कि 24 घंटे वहाँ 24 आवर्स ऑफ नाइट चल रहा है। तो हमने जैसा कि देखा कि जो पोल्स होते हैं वहाँ 6 महीना दिन होता है मार्च से लेकर अक्टूबर तक, और 6 महीना रात होती है अक्टूबर से लेकर अगले मार्च तक। और as when the sun is near the tropic of Cancer, it is visible from the north pole for 6 months and it is day there। ठीक है, सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले एरिया में होता है तो नॉर्थ पोल से लगातार दिखाई देता है 6 महीने तक, इस वजह से वहाँ लगातार 6 महीने दिन होगा। At the same time, the sun cannot be seen from the south pole for 6 months, so it is night there and vice versa। साउथ पोल में सूरज नहीं दिखाई देगा तो वहाँ रात होगी लगातार 6 महीने तक, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि जस्ट अब इसका उल्टा होगा कि जब नॉर्थ पोल में अब जब सूरज जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले एरिया में, तो क्या होगा, तो साउथ पोल से सूरज लगातार दिखाई देगा लगातार 6 महीने तक, और नॉर्थ पोल से जबकि सूरज नहीं दिख रहा होगा तो साउथ पोल में दिन होगा और नॉर्थ पोल में रात होगी। ये मतलब होता है वाइस वर्सा का। अब हम लोग कहाँ थे, जून में। जून के टाइम में जो दिन है वो अपने मैक्सिमम पे था, रात अपने मिनिमम पे थी। तो अब मैक्सिमा और मिनिमा जब दिन और रात ने छू लिया, उसके बाद ये वापस से लौटेंगे अपने रास्तों पे। तो अर्थ जो दिन है वो मैक्सिमम पे है, तो अब वो धीमे धीमे कम होगा, और जो रात है वो अपने मिनिमम पे है, तो अब धीमे धीमे बढ़ेगी। तो दिन छोटा होता जाएगा थोड़ा सा, रात थोड़ी सी बढ़ेगी। तो जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, अगस्त तक आते आते गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि दिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। अगस्त के बाद फिर महीना आएगा सितंबर का। सितंबर के महीने में फिर वो टाइम आएगा जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होंगे, यानी कि इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स कौन सा, नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ऑटम का महीना, ऑटम यानी कि पतझड़। तो हम बात कर रहे हैं 23 सितंबर की, जिस टाइम पे हो रहा होगा इक्विनॉक्स। और कौन सा वाला इक्विनॉक्स, ऑटम का इक्विनॉक्स। On this day, the sun is overhead equator again. The equator receives maximum heat. इस टाइम पे इक्विनॉक्स, सूरज इक्वेटर के ऊपर है, ओवरहेड, और इस टाइम पे from this day onwards the north hemisphere is in autumn equinox while the southern hemisphere is in the spring equinox। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स,
और जो साउथ हेमिस्फेयर है वहाँ क्या है, इसका उल्टा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वहाँ पतझड़ चल रहा है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और साउथ हेमिस्फेयर में क्या है, उस टाइम पे वसंत ऋतु चल रही है, वहाँ स्प्रिंग सीजन चल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी अर्थ इंजीनियर करी गई है। On this day, the length of daytime is equal for both the northern hemisphere and the southern hemisphere। जाहिर सी बात, इक्विनॉक्स का मतलब यही है, जब इक्विनॉक्स का टाइम है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर दोनों में बराबर दिन और रात होगा, दोनों में 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। और ये ऑटम इक्विनॉक्स है तो नॉर्थ पोल में ऑटम हो रहा होगा, नॉर्थ पोल कह रहा हूँ, नॉर्थ हेमिस्फेयर में ऑटम हो रहा होगा और साउथ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे, इक्विनॉक्स। अब इसके बाद क्या होगा, हम अभी कौन से महीने में, सितंबर। दिन छोटा हो रहा था, रात बढ़ रही थी। ठीक है, जून में ऐसा था, जून में दिन मैक्सिमम रात मिनिमम। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इक्विनॉक्स। अब फिर से क्या होगा, दिन छोटा होता चला जाएगा धीमे धीमे, रात बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है तो ठंडक बढ़ेगी। ठीक है, ठंडक बढ़ेगी का क्या मतलब कि गर्मी कम हो रही है, दिन छोटा हो रहा है, गर्मी कम हो रही है, ठंडक बढ़ेगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो टाइम आता है जब जो दिन है वो अपने बिल्कुल मिनिमम पे आ जाता है और जो रात है वो बिल्कुल अपने मैक्सिमम पे होती है। तो अब दिन सबसे मिनिमम पे है, इसका क्या मतलब, गर्मी सबसे कम होगी। गर्मी सबसे कम होगी, इसका क्या मतलब, सर्दी सबसे ज़्यादा होगी। और सर्दी सबसे ज़्यादा कब होती है, 22 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस। तो 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस ये जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। और नॉर्थ हेमिस्फेयर में उस टाइम पे क्या होता है दिसंबर में, विंटर्स। On this day, the sun is overhead the Tropic of Capricorn। इस दिन में सन बिल्कुल ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का जो एरिया है उसको मैक्सिमम हीट मिलती है। The northern hemisphere is in the winter solstice while the southern hemisphere is in the summer solstice। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है अर्थ का, उसमें विंटर सॉल्स्टिस होता है इस दिन 22 दिसंबर, और जबकि जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें क्या हो रहा होगा, समर सॉल्स्टिस। साउथ हेमिस्फीयर बिल्कुल उल्टा चलता है नॉर्थ हेमिस्फीयर के, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दियों का टाइम होगा और सर्दियां बिल्कुल मैक्सिमम पे होंगी, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम होगा और गर्मियां बिल्कुल मैक्सिमम पे होंगी। On this day, the length of the daytime in the northern hemisphere is shortest in the year। जो length of day है northern hemisphere में वो shortest है इस दिन, और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लेंथ ऑफ डे है वो लॉन्गेस्ट है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सर्दी मैक्सिमम पे है तो लेंथ ऑफ डे मिनिमम पे है, नॉर्थ में शॉर्ट में, और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी मैक्सिमम पे है तो लेंथ ऑफ डे मैक्सिमम पे है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डे वहाँ पे लॉन्गेस्ट है। अब क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स इन ऑस्ट्रेलिया। जब यहाँ पे हम इंडिया में क्रिसमस को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में वही इमेज आती है कि सर्दियों के टाइम का कोई फेस्टिवल है। और ये ब्यूटी देखिए अर्थ की, हम सब लोग चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, हम लोग जब भी क्रिसमस देखते हैं हमने सर्दियाँ देखी हैं, जबकि ऑब्वियसली साउथ हेमिस्फीयर में उस टाइम पे गर्मियों का सीज़न है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में है, तो ऑस्ट्रेलिया जब क्रिसमस मनाता है तो उस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे गर्मियों का टाइम हो रहा होता है। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स इन ऑस्ट्रेलिया, और इस पे आपका एक टिक मार्क वाला एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है। चलिए मैं आपको कुछ फन फैक्ट बताता हूँ जिससे कि आप रियलाइज़ कर सकोगे कि हमारी अर्थ को कितने खूबसूरती के साथ इंजीनियर किया गया है और हमारे सन के साथ अलाइन किया गया है, जिससे कि हमारे अर्थ में सीजन्स बन सकें और सीजन्स के बनने की वजह से हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो सकी। तो अगर आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अर्थ में सर्दी तब पड़ती है जब सूरज हमारी अर्थ से दूर हो जाता है,
और जब सूरज हमारी अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होता है तो हमारी अर्थ में गर्मी का सीज़न आता है। ज़्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस में ये बैठी होती है बात। तो फैक्ट आपको ये बताता हूँ कि अगर आप सन से डिस्टेंस देखो अर्थ की, तो सूरज गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों के टाइम पे सूरज अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होता है, और कोई थोड़ा मोड़ा नहीं, 5 लाख किलोमीटर्स। सर्दियों के टाइम में सूरज 5 लाख किलोमीटर्स ज़्यादा पास होता है अर्थ के। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर्दियों के टाइम में या जनवरी के महीने में सूरज अर्थ के ज़्यादा पास है, तो फिर ऐसा क्यों हो पाता है कि उस टाइम पे सर्दियों का सीज़न चल रहा है? तो उसका रीज़न है अर्थ की एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, हमारी अर्थ टिल्टेड है, और ये टिल्ट हमारी अर्थ में जो आया, इसी की वजह से हमारे अर्थ में तमाम तरह के सीजन्स बन पाए। मतलब 2 फैक्टर्स हैं, ये दूसरा फैक्टर है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमारी अर्थ का जो टिल्ट है ये आया कहाँ से? चांद की वजह से। चांद की जो ग्रेविटेशनल लॉकिंग है उसकी वजह से हमारी अर्थ में टिल्ट आया, तब हमारी अर्थ में सीजन्स बनने शुरू हुए, तब हमारी अर्थ में लाइफ बन पाई। अब अगर इस चीज़ की ब्यूटी आपको खुद से देखनी है तो एक और आपको फन फैक्ट बताता हूँ। आप दिन का कोई भी टाइम चूज़ कर लीजिए, मान लीजिए आपने चूज़ किया दोपहर के 12:30 बजे, फिर आप उसी टाइम पे पूरे साल भर के दौरान आप सूरज की फ़ोटो खींचिए, ठीक है? और जब साल भर की फ़ोटोज़ आप लगाएंगे एक साथ वही सूरज की फ़ोटो, तो आपको दिखेगा साल भर में सूरज ने एक 8 डिजिट का शेप बनाया है आसमान में। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सूरज 8 डिजिट का शेप क्यों बना रहा है आसमान में? आप उस चीज़ की खूबसूरती को देखिएगा कि सीजन्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, वो दिख रहा है आपको उसमें। मैं आपको एक ग्लोब की हेल्प से समझाता हूँ। ये जैसे हमारी अर्थ है और ये एक एंगल पे टिल्टेड है, आप देख रहे हैं। मार्च के महीने में जो सूरज होता है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है? सूरज की रेज 90 डिग्री पे पड़ेंगी इक्वेटर के ऊपर मार्च के महीने में। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है सूरज की 90 डिग्री वाली रेज धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। जून के महीने में सूरज बिल्कुल ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। उसके बाद से फिर सूरज जाता है इक्वेटर की तरफ। सितंबर में सूरज फिर से इक्वेटर के ऊपर होता है। इसके बाद अब सूरज जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, और दिसंबर में जब सूरज पहुंचता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मैक्सिमम, मतलब ये मिनिमा पॉइंट, उसके बाद से सूरज फिर लौटता है इक्वेटर के पास। तो आप वो चीज़ देख सकते हैं सूरज में, वो इक्वेटर से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर से इक्वेटर, उसके बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद से फिर से इक्वेटर। वो 8 बनता हुआ जो आप देख रहे हो वो बेहतरीन इंजीनियरिंग है। किस तरीके से अलाइन किया गया है हमारी अर्थ को सन के साथ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सन चल रहा है इतनी तेज़ी से गैलेक्सी के चारों ओर। सन के बनने के बाद हमारी अर्थ बनी। अब ये सब इत्तेफाक चलिए देखते जाइए कि इतने सारे इत्तेफाक हैं, तब जाके हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है हमारी अर्थ में। और अब जब बात उठी है चाँद की, तो चाँद के बारे में अब आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि जो चाँद है वो हमारी अर्थ से धीमे धीमे दूर जा रहा है, ठीक है, कुछ इंचेस हर साल। और जब हमारी अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, उस टाइम पे चाँद हमारी अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास में था। तो इस वजह से हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस और फील किए जा सकते थे। जैसे कि अब चाँद हमारी अर्थ के ज़्यादा पास में था तो हमारी अर्थ ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करती थी, और ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करती थी तो क्या होता था, अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात। तो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगी तो जल्दी दिन गुजरेगा, जल्दी रात गुजरेगी। इस वजह से उस टाइम पे जब हमारी अर्थ बनी थी, उस टाइम पे एक दिन मैक्सिमम 12 या 13 या 14 घंटे का होता था। अर्थ इतनी तेज़ी से घूम रही होती थी, रोटेट कर रही होती थी चाँद के पास होने की वजह से। और एक चीज़, चाँद के पास होने की वजह से हमारे अर्थ में, सोचिए चाँद आज इतना दूर है, उसके बाद भी चाँद की वजह से हमारे अर्थ में टाइड्स इतने ज़्यादा बनते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। हमारे चाँद की वजह से मौसम इतना पॉसिबल हो पाता है। चाँद इतना ज़्यादा पास था कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाई टाइड्स बनते थे, बहुत ही ज़्यादा हमारे ओशंस में डिस्टर्बेंसेस था।
और वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारी लाइफ ये अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जुड़ सकें, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकें, वो डीएनए बना सकें। और इसके बाद जब लाइफ आई हमारी अर्थ में, लाइफ सबसे पहले कहाँ हुई थी? ओशंस में। तो हाई टाइड्स जब होते थे चांद की वजह से, तो धीमे धीमे जब इतने ज़्यादा टाइड्स हो रहे हैं कि वो पानी आ रहा है लैंड पे, फिर से जा रहा है पानी ओशंस में, तो वो ओशियानिक लाइफ वो आ पाई धरती पे और धीमे धीमे यहाँ इवॉल्व कर पाई। अगर इतने ज़्यादा हाई टाइड्स नहीं होते तो शायद ये चीज़ें हो नहीं पाती, और अगर इनकेस लाइफ हो भी जाती तो अर्थ पे आना बहुत मुश्किल था। उतने ज़्यादा हाई टाइड्स वहाँ पे हो पाए हमारे अर्थ में, इस वजह से चांद इतना पास था। तो उस टाइम पे चांद इतनी पास था तो हमारा दिन कितना होता था? 12 या 13 घंटे या 14 घंटे का दिन होता था। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशन, चांद एक्सिस, तमाम कंडीशंस सब सेटिस्फाई होती चली जाती हैं, हर चीज़, तब जाके लाइफ बन पाती है, लाइफ इवॉल्व हो पाती है। खैर, थैंक यू।